नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। काशीपुर में सीएम धामी ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 547 करोड़ की 9 आवासीय योजना का शिलान्यास। 7,700 लाभार्थी परिवारों को सौंपे मकान। भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बेटे और बेटी, कहा बीजेपी की नीतियों से हुए हैं प्रभावित। तो ममता राकेश बोली वो हमेशा रहेंगी कांग्रेस की सच्ची सिपाही। अंकिता हत्याकांड में आरोपियों से पूछताछ में खुले कई राज। घाटे में चल रहा था वनंतरा रिजॉर्ट। स्पेशल सर्विस को बनाना चाहते थे मुनाफे का जरिया, अब स्पेशल गेस्ट की बारी। जमरानी बांध परियोजना पर सियासत, सरकार कर रही टेंडर प्रक्रिया के साथ बांध का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने का दावा। तो विपक्ष ने लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 547 करोड़ की 9 आवासीय योजना का शिलान्यास किया और इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,700 परिवारों को मकान आवंटित किए। बता दें कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17,000 से अधिक आवासों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बाद सीएम धामी मां मनसा देवी मंदिर के स्वर्ण जयंती महोत्सव में शामिल हुए। हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव के बाद राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है और वहीं इस घमासान के बीच लगातार भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है। पिछले कई सालों में कांग्रेस के सिंबल पर जीतने वाले भगवानपुर विधानसभा की कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बेटे अभिषेक, साथ ही उनकी बेटी आयुषी राकेश ने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिससे भगवानपुर विधानसभा के लोगों में तो अचरज का माहौल है। साथ ही राजनीतिक दलों के नेता भी हैरान हैं और इस मसले पर ममता राकेश का कहना है कि उनके बेटे बेटी भले ही भाजपा में शामिल हों, लेकिन वो कांग्रेस की सच्ची सिपाही हैं। किसी दूसरी पार्टी में जाने का उनका कोई विचार नहीं है। वहीं ममता राकेश के पुत्र अभिषेक राकेश का कहना है कि भाजपा की नीति से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला लिया है। ये अभिषेक और आयुषी का अपना फैसला है। हमने भी उन्हें स्वतंत्र छोड़ा है। उनका जो फैसला होगा वो सहज अपने फैसले पर काम करें। जिस विचारधारा से भी जुड़े हैं, ईमानदारी से और मेहनत से उस पार्टी के लिए काम करें। उनके लिए प्रयास करके ईमानदारी से उनके लिए काम करके पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करें। हमें लगता है कि आगे का युवा तबका जो भी है, सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए और आगे भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपने साथ रखकर देश को और पार्टी को मजबूत करने का काम। हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद बसपा, कांग्रेस और निर्दलीय नेताओं की बीजेपी में शामिल होने की होड़ लगी हुई है। भाजपा में खुशी का माहौल है। तो वहीं बता दें आपको कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि अभी तक अन्य दलों व निर्दलीयों को मिलाकर जिला पंचायत सदस्यों की संख्या पार्टी के पास 31 पहुंच चुकी है, जिससे तय है कि जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का ही होगा। वहीं लगभग 3 दर्जन से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य भी पार्टी में शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं, भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बेटे और बेटी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिस पर अब खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने ममता राकेश पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धनबल के आगे सिलेंडर किया गया है। मैं आपको स्मरण करवाना चाहता हूं कि इससे पहले हरिद्वार जनपद में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत की केवल 2 या 3 मेंबर होते थे। ब्लॉक प्रमुख आज तक वहां कभी नहीं जीते थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ये सब एक कुशल प्रबंधन और पार्टी की रीति नीतियों के कारण और सरकार के क्रियाकलापों के कारण 14 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थित जीते। उसके बाद एक कांग्रेस, एक बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आया और कुल मिलाकर 31 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत मेंबर के रूप में आपकी संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास हो चुकी। ममता राकेश जी के पुत्र और पुत्री के कांग्रेस छोड़ने का जो निर्णय है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और मुझे लगता है कि सत्ता के आगे उन्होंने भी सरेंडर किया है, धनबल के आगे सरेंडर किया है और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ न कुछ लालच में उनको भी फंसाया है, ट्रैप किया है
और क्योंकि ऐसी उम्मीद की नहीं जा सकती थी, क्योंकि ममता राकेश जी हमारे विधायक हैं, आज भी हमारे विधायक हैं, और उनके परिवार के सदस्य अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहीं हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का चयन होना अभी बाकी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अगर कुछ गलत हुआ तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि गैर भाजपा राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को हराने के लिए भाजपा ने 6 बार काउंटिंग करवाई और कांग्रेस प्रत्याशियों को जबरन हराया गया। हरीश रावत जी अच्छा हो इस प्रकार का आरोप लगाने के बजाय अपना आंतरिक संगठन का स्वरूप देखें क्या है। सरकारों पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, जनता का जनादेश है, जनादेश के खिलाफ बयानों से नहीं होता है। जनादेश के खिलाफ किसी लगता है शिकायतें दर्ज होती हैं, कोई शिकायत किसी भी जिला पंचायत वार्ड हो, प्रधान हो, कहीं पर कोई शिकायत दर्ज नहीं है। ये तो एक प्रकार के आरोप, जिस दल ने अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास कर रहा हो उस दल के मुखिया से मैं अपेक्षा यही करूंगा कि आज जनादेश भारतीय जनता पक्ष में आया है, पूरा प्रदेश भाजपा में हो रहा है, वो भी विचार। अंकिता हत्याकांड मामले में जांच कर रही एसआईटी अब अपने जांच के अंतिम दौर की तरफ है। जहां स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को अंकिता हत्याकांड का पूरा मोटिव पता चला, तो उसी कड़ी में ये पूरी जानकारी भी देखने को मिल रही है कि मामले में बताया जा रहा है कि वनंतरा रिजॉर्ट जो है वो लगातार घाटे में चल रहा था और स्पेशल सर्विस के जरिए पुलकित रिजॉर्ट में मुनाफा कमाने का काम करना चाहता था। एसआईटी जांच और आरोपियों से पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया है, इसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। अंकिता हत्याकांड मामले में जहां एक तरफ दोषियों को फांसी देने की मांग हो रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो वहीं इस पूरे मामले में एसआईटी भी अपनी जांच के आखिरी पड़ाव पर नजर आ रही है। आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद कई राज खुलकर सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि वनतरा रिजॉर्ट लगातार घाटे में चल रहा था और स्पेशल सर्विस के जरिए पुलकित रिजॉर्ट से मुनाफा कमाना चाहता था, जिसके लिए पुलकित ने अंकिता पर दबाव भी बनाया। क्योंकि अंकिता एक गरीब परिवार से थी, तो आरोपी पुलकित उससे रिजॉर्ट में अनैतिक काम करवाना चाहता था। लेकिन जब अंकिता ने मना कर दिया तो फंसने के डर से पुलकित ने अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। एसआईटी ने इस पूरे मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। एसआईटी ने अंकिता हत्याकांड मामले में सभी आरोपियों से भी पूछताछ कर ली है। तीनों आरोपी पुलकित, आर्य, अंकित और सौरभ से एसआईटी टीम ने करीब 400 सवाल किए थे, जिनके जवाब भी टीम को मिल गए हैं। साथ ही पूरे मामले में टीम ने 1 दर्जन से ज्यादा गवाहों को तैयार किया है, जिसमें अभी तक 4 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज भी कर दिए गए। तो कई जगह हमारे जो मोटिव क्लियर होने का और उन्होंने कैसे एग्जैक्टली कैसे कराया, उसके लिए हमने पीसी लिए हुए हैं। हाँ, हमारे पीसी भी सफलता रहा। उन्होंने हमारी इंटरोगेशन तोड़ा, क्रॉस क्वेश्चनिंग और आमने सामने कराना, जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, उसी बेस पे हम पूरा कंप्लीट उसको अनरेवल कर दिए। तो अभी तक का जो एविडेंस है उस बेस पे खाली हमारा 302 का ही रहता। लेकिन जितने हमारे जो इम्पोर्टेंट विटनेसेस हैं, स्टेटमेंट यानी कि टेस्टिमोनीज है, उनको हमने 164 भी करा ली है और भी करेंगे। पॉइंट है कि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टिल गोइंग ऑन, और भी जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है वो भी हमने कलेक्ट कर लिए। इस पूरे मामले में अब बारी रिजॉर्ट में आने वाले उन स्पेशल गेस्ट की है जो बीते 2 महीने में इस रिजॉर्ट में रुके थे। साथ ही एसआईटी उन गेस्ट से भी पूछताछ करेगी जिनकी बुकिंग इस रिजॉर्ट में थी, जिसमें दिल्ली की एक पार्टी भी शामिल है, ताकि अंकिता को न्याय मिल सके और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
राज्य में अंकिता हत्याकांड पर सियासी बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और पूर्व सीएम हरीश रावत ने जहां अंकिता मर्डर केस की जांच को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाकर सीबीआई जांच कराने की मांग की है, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरदा के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सीबीआई जांच के दौरान हरीश रावत वो पहले शख्स थे जिन्होंने सीबीआई जांच पर सवाल उठाया था और अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। भट्ट का कहना है कि राज्य की पुलिस पहाड़ की बेटी को जल्द इंसाफ दिलाएगी। हरीश रावत जी हम सीबीआई से कराएं तो एसआईटी पर आरोप लगाएंगे, एसआईटी से कराएं तो सीबीआई पर आरोप लगाएंगे। सोनिया गांधी जी वाले मामले में सीबीआई पर प्रश्न खड़ा करने वाले पहले व्यक्ति हरीश रावत है। आखिरकार आपको जांच एजेंसी पे विश्वास ही नहीं रहा। अब इतने वरिष्ठ नेता है, आपको कोई वीआईपी नाम अगर आपका कहीं से आ रहा है तो एसआईटी को बताओ ना यार, जहाँ तो एसआईटी करेगी। और हम किसी भी एजेंसी पे आज सच्चे नजर से देखने का हमारा कोई नेचर नहीं। हम इस दिशा में हमने, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी है, हमने सरकार ने संग आश्वस्त किया है उस परिवार को, उसको न्याय दिलाने के लिए कठोर से कठोर लोगों को उनको कठोर से कठोर सजा मिले, इसके लिए सरकार से जो भी बन पड़े हम करेंगे। तराई भाबर को पीने का पानी और सिंचाई की कमी को पूरा करने के लिए बरसों से लंबित पड़ी जमरानी बांध परियोजना में जहां एक और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने टेंडर प्रक्रिया को शुरू होने का दावा किया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने सिर्फ लोगों को गुमराह करने का बयान कहा है। हल्द्वानी में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना अपने अंतिम चरण पर है, लिहाजा इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। जमरानी बांध का निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार केवल जनता को गुमराह करने का काम करती है। जमरानी बांध परियोजना के नाम पर केवल बयानबाजी ही सुनने में आई है, धरातल पर काम नहीं हुआ। जमरानी बांध पर अभी टेंडर प्रक्रिया इसलिए हमने प्रारंभ कर दी क्योंकि जिस समय स्वीकृति आएगी तो 1 महीना और डिले हो जाएगा, जितना कि उसका एक अवधि दी होती है। इसलिए उसके टेंडर लगाए गए हैं और थोड़ा सा उसमें एक बैठक होने के बाद माननीय मंत्री जी की स्वीकृति मिलनी है। वो कतिपय कारणों से मीटिंग बार बार नहीं हो पा रही है, टल रही है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, ये कहना है केंद्रीय मंत्री जी का, और टेंडर की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। उसके बावजूद आखिरकार देरी किस बात की है? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त, और मुझे भी सिंचाई मंत्री के रूप में इस विषय को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। देहरादून में टूटी सड़कों के निर्माण को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यमुना कॉलोनी स्थित पीडब्ल्यूडी विभाग के ऑफिस का घेराव किया। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आज राजधानी की सड़कें खस्ताहाल हो चली है, लोगों को चलना दूभर हो गया है। सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून की सड़कों का हाल बेहाल कर दिया है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विभाग जल्द ही कोई कदम नहीं उठाता तो अनिश्चितकालीन पीडब्ल्यूडी विभाग के ऑफिस पर धरने पर बैठेंगे। देखिए, पूरे देहरादून महानगर में सड़कों का हाल जो बुरा है, रोजाना किसी ना किसी क्षेत्र में दुर्घटना होती है, रोजाना किसी ना किसी क्षेत्र में कोई ना कोई घायल होता है, लोग मर भी रहे हैं। तो आज हम आए हैं, विभागाध्यक्ष के पास कहने आए हैं, घेराव करने आए हैं। अगर नहीं मानेंगे तो ये घेराव अनिश्चितकालीन में धरने पे बैठ जाऊंगा और उसके बाद सरकार जिम्मेदार होगी। आज मैं केवल चेतावनी देने आया हूं अपने साथियों के साथ, और जरूरत पड़ेगी मैं पूरे देहरादून के आम नागरिकों को यहाँ ला करके बैठाऊंगा। दशहरे पर्व की तैयारियों में राजधानी देहरादून सराबोर है और पिछले 2 साल कोरोना काल होने की वजह से दशहरे का जो पर्व है वो राजधानी में फीका रहा, लेकिन इस साल दशहरा देहरादून में खास होने वाला है। बुधवार को दशहरे का आयोजन होना है और बुधवार की बात करें तो बुधवार को ये दशहरे के दिन रावण दहन होगा। और वहीं हम अगर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो इस वक्त हम परेड ग्राउंड में खड़े हैं और हम बता दें कि इसी परेड ग्राउंड पे रावण दहन होगा, जहां पर काफ़ी संख्या पर लोगों की तादाद पर संख्या इकट्ठे होंगे। वहीं हम अगर बात करें रावण की, रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण का जिनका दहन होना है,
उसकी तैयारी आज से शुरू हो गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो कारीगर हैं रावण के पुतले की बनाने की तैयारी कर रहे हैं, साथ में जो कुंभकर्ण है उसके भी तैयारी कर रहे हैं। कारीगर 2 दिन से पिछले दिन से लगे हुए हैं जिससे कि बुधवार तक ये रावण के जो पुतले हैं बनकर तैयार हो जाए। वहीं हम बात करें जो कारीगर हैं आशु, वो रावण के पुतले को तैयार कर रहे हैं। अब इनसे जानकारी लेते हैं कि कब से कितने दिन लग जाते हैं इनको तैयारी करने में और कितने समय कितने फुट का तैयार होगा रावण। आइए बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? जी आशु नाम है जी मेरा। आप ये रावण पुतला बना रहे हैं, मेघनाथ का भी बना रहे हैं, कितना समय लग जाता है थोड़ा डिटेल में बताइए। 2 हफ्ते समथिंग लग जाते हैं बनाने में। हाँ जी। तो इसमें जब पुतला बनाते हैं क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, किस तरह के होता है? इसमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, बांस की आवश्यकता पड़ती है और ग्लू के लिए कागज का ये पड़ता है। अब की बार कुछ खास है इनमें कपड़ा, सब में पूरे में कपड़ा लगाया गया है। तो ये जो आप रावण पुतला बना रहे हैं तो इसमें आप बनाते हैं, आपके परिवार से पहले से बनाते हुए आ रहे हैं? ये खानदानी काम, पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है जी हमारा। ये जो रावण का पुतला बना रहे हैं और कुंभकर्ण और मेघनाथ के कितने कितने फुट के बनाए जा रहे हैं? अब की 1 साल से ज़्यादा बड़े, अब की 65 के अराउंड है तीनों, जैसे 55, 60, 65 ये तीनों 5-5 फुट का डिफरेंस है तीनों में। तो जो आतिशबाजी लगाई जाती है कितनी लगाई जाती है, इसमें कितना रहता है? ये 10 बजे वाला सेटअप अलग है, अपना श्री रावण का काम 10 बजे वाला अलग है, उनका अलग है। वो अलग आएंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले साल कोरोना काल की वजह से छोटा ही जो रावण का पुतला बनाया गया था, लेकिन इस बार काफ़ी लगभग 65 फुट की तादाद पर 65 फुट लंबा रावण का पुतला बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। हल्द्वानी में नवरात्र और दशहरे के मौके पर बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है। नवरात्र से शुरू हुए महोत्सव के चलते लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं बाजारों में हो रही भीड़ भाड़ से यातायात भी प्रभावित हुआ है। त्योहारों में अराजक तत्व और जेब कतरे भी एक्टिव होते हैं, लिहाजा पुलिस के सामने ये त्योहार किसी चुनौती से कम नहीं है और इसलिए पुलिस द्वारा नवरात्र, दशहरा और दीपावली के मद्देनजर खास निर्देश दिए गए हैं। एसपी सिटी हरबंस सिंह का कहना है कि बाजारों में जहां पुलिस व्यवस्था बढ़ाई गई है तो वहीं सादी वर्दी में पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। आगामी पवित्र पर्व आ रहा है दशहरे का और अब नवरात्र का पर्व चल रहा है। इसके लिए सभी थाने के पुलिस बल को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र में अलर्ट होकर ड्यूटी करें और जो बॉर्डर के हमारे बॉर्डर हैं वहाँ पर चेकिंग सघन करवाई जा रही है। इसके अलावा जो हल्द्वानी में जो हमारा बाज़ार का क्षेत्र है वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है और ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर को डायरेक्ट किया गया है, निर्देशित किया गया है। सीसीटीवी की लगातार हमारे कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं अल्मोड़ा पुलिस ने 303 लीसा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई लीसा की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने वन विभाग यानी कि वन अधिनियम के तहत में मुकदमा दर्ज किया। केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर पिछले 10 दिनों में 3 बार एवलांच आया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से लोगों की चिंता जो है वो बढ़ने लगी है। हालांकि हिमस्खलन से कोई नुकसान नहीं हुआ। लगातार 3 बार हुए हिमस्खलन पर ग्लेशियोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या कुछ कहना है, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। केदारनाथ धाम की चोटियों पर लगातार हो रहे हिमस्खलन से एक बार फिर लोगों को 2013 में आई आपदा का खौफ सताने लगा है। पिछले 10 दिन में केदारनाथ धाम में 3 बार हिमस्खलन हो चुका है, जिससे स्थानीय लोगों को डर सता रहा है। लेकिन 3 बार आए इस एवलांच से पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। केदारनाथ धाम में पहला एवलांच 22 सितंबर को शाम 6:30 बजे आया था। दूसरा एवलांच 27 सितंबर को सुबह 9:38 पर आया था और तीसरा एवलांच 1 अक्टूबर को सुबह 6:42 पर आया था। हालांकि एवलांच से मंदिर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही पूरे क्षेत्र में कोई नुकसान देखा गया है। इस एवलांच को लेकर वाडिया भूगर्भ संस्थान के ग्लेशियोलॉजी डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष रहे पूर्व प्रोफेसर डीपी डोपाल का कहना है कि किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। पिछले कई दिनों से यहाँ पहाड़ियों पर हिमपात से भारी मात्रा में नई बर्फ जम रही है, जिसके बोझ से ग्लेशियर टूट रहे हैं
उन्होंने कहा कि बरसाती सीजन के आखिरी चरण से हिमालय क्षेत्र में नियमित बर्फबारी होने लगती है, जिससे कई बार छोटे छोटे ग्लेशियर नई बर्फ का बोझ नहीं सह पाते और हिमस्खलन हो जाता है। एक्चुअली में क्या है, केदारनाथ में आप देखोगे कि केदारनाथ जो ऊपर जो ग्लेशियर माउंटेन है, ग्लेशियर वैली है, तो उसके ऊपर जो है 3-4 एवलांच चोट हैं। तो वो एवलांच हमेशा एक्टिव होते हैं, हर साल कोई ना कोई गिरता रहता है, क्योंकि उस माउंटेन रेंज में 3-4 जो है हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं, या कहो एक छोटे आइस पैक टाइप के हैं। तो जैसे स्नोफॉल होता है या उसका थिकनेस बढ़ जाती है, तो ग्रेविटी की वजह से या अपना आप स्लिप होकर के वो निकल जाता है, चाहे छोटा एवलांच हो बड़ा एवलांच हो, वो निकल जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 6500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये एवलांच हुआ है। केदारनाथ धाम में 5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है और इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं नजर आता। प्रोफेसर डीपी डोभाल का कहना है कि ग्लेशियर में ये घटनाएं होती रहती है। ताजा बर्फ गिरने से अक्सर ऐसा होता है, डरने की कोई भी बात नहीं है। तो अभी जो है आजकल जो है कुछ दिन बाद बारिश से टेम्परेचर डाउन हो चुका है, तो ऊपर हायर एरिया में जो है स्नोफॉल हुआ, जो स्नोफॉल जो है आपको हुआ 5000 से ऊपर हुआ है। तो कुछ फ्रेश स्नो कभी रहा हुआ, अगर क्यों होता है कि अगर 1-1.5 फीट बर्फ गिर जाए और स्लोप जो है इधर है, उसके अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, पर वहाँ पर ऑलरेडी पहले आइस थी, तो वो आइस जो है स्लिपरी थी, उसके ऊपर जमा हो रहा था, वो ज़्यादा जमा होकर के ड्यू टू ग्रेविटी स्टीप स्लोप सडनली वो नीचे गिर के आ गया। तो एक इस पर एक छोटा सा एवलांच था ये। अब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है ग्लेशियर एरिया में। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में हिमस्खलन की घटना को शासन ने गंभीरता से लिया है। बार बार एवलांच होना और संभावित नुकसान को देखते हुए इसके अध्ययन के लिए 5 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन सविन बंसल की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी बड़े खतरे का सामना न करना पड़े। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। काशीपुर में सीएम धामी ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 547 करोड़ की 9 आवासीय योजना का शिलान्यास। 7700 लाभार्थी परिवारों को सौंपे मकान। भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बेटे और बेटी, कहा बीजेपी की नीतियों से हुए हैं प्रभावित। तो ममता राकेश बोली वो हमेशा रहेंगी कांग्रेस की सच्ची सिपाही। अंकिता हत्याकांड में आरोपियों से पूछताछ में खुले कई राज। घाटे में चल रहा था वनंतरा रिजॉर्ट, स्पेशल सर्विस को बनाना चाहते थे मुनाफे का जरिया, अब स्पेशल गेस्ट की बारी। जमरानी बांध परियोजना पर सियासत, सरकार कर रही टेंडर प्रक्रिया के साथ बांध का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने का दावा। तो विपक्ष ने लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप।